ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों सवालों में अपनी राय हमेशा, कुछ कह नहीं सकता और कभी कभी या कभी नहीं पे, इन चारों में से किसी एक पॉइंट पे आप मार्क कर देंगी, टिक मार्क कर देंगी। ठीक है, अब स्टैटिस्टिशियन क्या करेगा कि कभी नहीं को स्कोर कर देगा 0, जितने लोगों ने कहा 0 0 0 0 0 उसको कभी नहीं कहा, उनको 0 नंबर दे दिए। जिसने कहा कि बोन फायर पर हल्ला गुल्ला होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं, जिसने हमेशा कहा उसको उसने 4 नंबर दे दिए। जिसने कहा कुछ कह नहीं सकता उसको उसने 2 नंबर दिए दिए। और इसी तरह से डिजिटल वैल्यू उसने ना दे दी, यानी कि चारों ऑप्शन को 0 से लेके 3 तक की उसने डिजिटल वैल्यू दे दी। ठीक है, अब क्या करेगा, वो हर सवाल का टोटल करेगा। मसलन अगर उसने 10 लोगों से राय ली है, 10 में से 6 बच्चियों ने कहा है कि मेरा हमेशा दिल करता है कि हमारी यूनिवर्सिटी बोनफायर कंडक्ट कराए, तो 3 नंबर उसने 10 की 10 को दे दिए, सॉरी 6 को दे दिए जिन्होंने हमेशा कहा था। अब उसने स्कोर टोटल किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बना, 18 स्कोर हो गया इस रिस्पॉन्स का, जो कि एक हाई स्कोर बनता है। ठीक है, तो वो कहेगा कि आउट ऑफ 10 6 पीपल हैव ऑप्टेड फॉर देयर शुड बी ए बोन फायर। क्या है, स्कोर बता रहा है कि मेजॉरिटी लोगों ने बोन फायर की फेवर में रिस्पॉन्स किया है। अब ये क्या है कि ये इस तरह के स्कोर्स हम किस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारा आगे हम जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखें कहता है हमारे पास डेटा कैसा होता है। डेटा हमारे पास 2 तरह का हो सकता है। जितने भी रिसर्च के लिए आपको फैक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं रिसर्च में, वो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल आप खुद हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपकी LCWU है, कुछ भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो कहते हैं डेटा को 2 तरह के डिवीजन्स दी जा सकती हैं। मसलन प्राइमरी डेटा वो होगा जो आपने खुद से इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ने एक खास मकसद से करवाया होगा कलेक्ट। मसलन LCWU अपने स्टूडेंट्स में बोन फायर की राय जानना चाहता है। ठीक है, तो वो अगर डेटा कलेक्ट करा रहा है या कोई टीचर करा रही है, तो ये उसका प्राइमरी डेटा हुआ। ठीक है, मैं LCW से डायरेक्टली अपने ही स्टूडेंट से डेटा ले रही हूँ, तो ये मेरा प्राइमरी डेटा हुआ। यहाँ पे एग्जांपल दी है कि एक क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया गया है और उनका IQ कैलकुलेट किया गया है। IQ से वाकिफ हैं क्या होता है? IQ क्या यस, होता है? इंटेलिजेंस लेवल। इंटेलिजेंस कोशेंट, जो कि आपको बताता है कि आपकी जहानत का लेवल क्या है। वो कहते हैं 20 बच्चों का इंटेलिजेंस कोशेंट लिया गया, ये उसके स्कोर्स हैं। ठीक है, ये अरेंज नहीं है, बस रॉ स्कोर्स हैं, ऐसे जैसे रोल नंबर 10 ने दिया, फिर रोल नंबर 11 13 14 इस तरह एंड सो ऑन। ये उनके स्कोर्स हैं, हर इंडिविजुअल के स्कोर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये क्योंकि हमने खुद किए हैं कलेक्ट, हम खुद इंटरेस्टेड हैं इस डेटा में, इसलिए डेटा कहलाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या हुआ, वो डेटा जो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने यूज करना हो। मसलन HEC मुझे कहे, LCWU को कहे कि आप अपने स्टूडेंट्स से उनका इंटेलिजेंस उनकी आप मेजर करें और हमें दें डेटा। ठीक है, तो अब क्या है, LCWU कलेक्ट तो कर रही है इंफॉर्मेशन, सर्वे कर रही है, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रही, डायरेक्टली नहीं कर रही। इसलिए क्या करेगी, LCWU आगे प्रोवाइड कर देगी, तो वो HEC के लिए डेटा बन जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जब किसी ये इसको पढ़े ना, व्हेन यूज्ड बाय सम अदर ऑर्गेनाइजेशन विल कंसिडर्ड एज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जो डेटा कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई और यूनिवर्सिटी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होगी, वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब क्या है, जब मेरे पास ये आ गया रॉ डाटा है, आपके पास देख रही हैं 110, 104, 100, इसमें कोई तरतीब नहीं है कि नहीं है? No. नहीं है। नो। अब क्या है, ये रॉ डाटा है, आपको पहले इसको क्या करना है, अरेंज करना है, इसको एक तरतीब देनी है ताकि मीनिंगफुल बन जाए, आपके बिखरा बिखरा ना सा हो और आपको समझ आ जाए कि देखिए इसमें हम देख सकते हैं, अगर वैसे नोट करें तो 111 का स्कोर जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 बार आया हुआ है ना? और Yes. कौन सा स्कोर है जो रिपीट हुआ है? 111 के अलावा कौन सा स्कोर है जो रिपीट हुआ है? हमें सबसे 120. 120 120. नहीं, 120, हाँ 120 भी रिपीट हुआ है। अब देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 100, और 10 or 100. हाँ, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 120। 120. 120। अब इन सब चीजों को ढूंढने में हमें कितना टाइम लगा, सोच में पड़ गई कौन सी रिपीट हो रही है कौन सी नहीं हो रही, ठीक है। वो कहता है कि डेटा जब भी आपके पास आए आप इसको ऑर्गेनाइज कर लें। इसको ऑर्गेनाइज करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएं या फिर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएं। ये दोनों ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप अपनी डेटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाएं, स्मॉलेस्ट टू बिगर वैल्यू की तरफ जाएं, तो आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। मसलन आपने 100 पहले रखा और उससे आगे जितने उससे बड़ी वैल्यू और 120 तक चले गए, ठीक है, 120 तक आप चले गए तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन आप अगर इसको उलट कर लें, मसलन बिगर वैल्यू से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाएं, तो फिर ये कौन सा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा हो जाएगा, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर की मिसाल क्या है, अगर आपने याद कर रखना हो कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो आप अटेंडेंस, असेंडिंग और अटेंडेंस को माइंड में रखेंगे। अटेंडेंस में भी जो रोल नंबर होते हैं वो एक तरतीब से चलते हैं, छोटे रोल नंबर से बड़े रोल नंबर की तरफ जाया जाता है, यानी कि रोल नंबर 1 2 3 4 5 एड अप होता जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर अटेंडेंस से रिलेट करता है पहचान के लिए कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल वैसे होता है जिस तरह से आप कह लें कि जो पोजीशंस आती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो पोजीशंस आती हैं, जो हायर स्कोरर्स होते हैं रिजल्ट में, उनका नाम हमेशा टॉप पे रखते हैं। जिसमें जितने ज्यादा नंबर लिए होते हैं वहां से बात शुरू होती है, हाईएस्ट मार्क से शुरू होता है और फिर उससे लोएस्ट 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 मार्क की तरफ आप आते जाते हैं बताने में कि इससे कम किसके नंबर है, इससे कम किसके नंबर है। वो ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ जाने वाला ऑर्डर कहलाता है। ये दोनों ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं। जब हमारे पास रॉ डाटा होता है, यानी कि जिस तरह से डाटा आया वैसे ही मौजूद होता है, तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, उसमें रिपीट वैल्यूज होती हैं और वो कह लो शैटर्ड होता है, उसकी कोई तरतीब नहीं होती, उसमें आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, उसके बाद आप उसको अरेंज करते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है आपको फायदा दे लेता है आगे फंक्शन करने में, इसको और स्टैटिस्टिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए मैनुअली, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को क्लासिफिकेशन या टेबुलेशन कहा जाता है। जो हम अपने रॉ डाटा को नीट क्लीन करते हैं, इसकी तरतीब देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरतीब को क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन कहा जाता है। मसलन ये क्या करता है, हमारे डाटा को अरेंज करता है, इसकी कैटेगरीज बना देता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमें इसकी हाइलाइट्स बता देता है, ठीक है, ताकि जो डाटा है हम उसको फर्स्ट ग्लांस में देखें तो हमें उसकी कोई अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मसलन टेबुलेशन को देखें, टेबल बनाने का तरीका देखें इसमें, तो ये वो तरीका है जिसके अंदर आप रॉज और कॉलम्स बनाते हैं, और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स टेबल भी हो सकता है। एक सिंपलेस्ट टेबल की अगर एग्जांपल ली जाए तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
एक कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है नंबर ऑफ क्लासेस, एक कहलाता है आपका क्लास लिमिट, एक कहलाता है क्लास इंटरवल और एक कहलाता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ क्लासेस क्या है कि कितनी रॉज होंगी, क्लास लिमिट्स क्या है कि अपर लिमिट यानी कि सबसे छोटा वाला डिजिट क्या होगा और सबसे बड़े वाला डिजिट क्या होगा। क्लास इंटरवल क्या है, दो डिजिट्स के दरमियान फासला कितना हो। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप क्या एक डिजिट रिपीट कितनी बार हो रहा है। अभी हमने पीछे देखा था ना कि कौन कौन से आइटम्स रिपीट हो रहे हैं। जी वैल्यू 111 रिपीट हो रही थी, 120 रिपीट हो रही थी, ये 120 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इसको लेके किस तरह चलना है, हमने करना किस तरह है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल के दौरान ही हम बाकी एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करें। कहते हैं क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री। मसलन सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, अब वो पूरी ओवरऑल सीरीज की भी हो सकती है और एक क्लास की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं